हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे और चैप्टर 1 के रिवीजन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये ध्यान रखना, जैसे आपके मिड टर्म एग्जाम आ रहे हैं उसमें ये काफ़ी कुछ हेल्प करेगा आपकी, कि मोस्टली मैं ये कहता हूँ कि मैक्सिमम मार्क्स भी आप अचीव कर सकते हो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। तो देखिए हमें इनमें करना क्या, जब हम इस पहले चैप्टर का रिवीजन करेंगे तो इसमें हमें स्पेशली ये करना है कि मोस्ट ऑफ द टर्म्स को डिस्कस करेंगे पहले थियोरेटिकली और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री और इसमें सबसे पहले हमें जो टर्म्स पढ़नी है वो सुन लीजिए। क्या सबसे पहले आप सभी बच्चे ध्यान रखना कहाँ यूज होती है। तो ये जो मेडिसिन है टैक्सोल और सिस्प्लेटिन, ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होती है। तो ये प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, याद रखना। दूसरा, एक मेडिसिन की कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं AZT, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एजिडोथाइमिडिन। एजिडोथाइमिडिन ये कहाँ यूज होती है? ये एजिडोथाइमिडिन स्पेशली HIV विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन में किया जाता है। ये आपको दोनों मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। जो मेन टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि SF किसे कहते हैं? आप सभी बच्चों को पता है, किसी भी ध्यान रखना, किसी भी नंबर में जितनी डिजिट्स होती हैं इंक्लूडिंग डाउटफुल डिजिट उन्हें SF कहते हैं। अब SF कैसे बताना है? तो बहुत सीधा सा रूल है, याद रखना है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं आप सभी को पता है नॉन जीरो डिजिट्स हैं 1 to 9, ये सब SF होती है। अब बचा क्या? अब बचा जीरो। जीरो के लिए क्या है वो ध्यान से सुन लीजिए। अब जीरो आपको पता है नंबर में 3 जगह आती है, ये बिफोर पॉइंट्स आ सकती है, बिफोर पॉइंट या डेसिमल। तो याद रखना है ये क्या होती है, यानी कि नॉन जीरो से पहले आ जाए, ये ध्यान रखना। बिफोर पॉइंट्स या आप ये बोल सकते हो बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स भी बोल सकते हो, नॉन जीरो डिजिट्स। तो नॉन जीरो डिजिट्स से अगर ये पहले आ जाए तो ये कभी SF नहीं होती, ये ध्यान रखना। दूसरी कंडीशन आती है इसके बाद। हाँ, सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन आती है बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स। अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाए तो वो हमेशा SF होगी, याद रखना। अब तीसरी और लास्ट कंडीशन, आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स, आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स, अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बाद आए तो यहां 2 पॉसिबिलिटी होती है, एक विद पॉइंट एक विदाउट पॉइंट। तो अगर वो विद पॉइंट आती है, याद रखना, अगर विद पॉइंट आती है तो वो SF होगी। और विदाउट पॉइंट के लिए एक रूल होता है, अगर विदाउट पॉइंट वहां पॉइंट नहीं है तो वो SF काउंट हो भी सकती है और नहीं भी। इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड मैं ये मानता हूं कि आप एग्जैक्ट नंबर या वैसे नंबर के चक्कर में मत पड़िए, उसे साइंटिफिक नोटेशन बना देना। मान लीजिए मैं आपसे ये कहने लगूं कि ये नंबर है, क्या है? 1800, इसमें SF बताओ। तो अगर हम यहां देखें, क्योंकि ये क्या है, ये एग्जैक्ट नंबर है, तो इसमें 2 SF लिखने चाहिए। लेकिन कभी कभी ये कंडीशन आती है कि इसमें कुछ टीचर कहते हैं ये गलत, तो इसका बेस्ट मेथड ये है, आप इसे क्या करें, आप इसे 1.8 × 10⁻³ साइंटिफिक नोटेशन में बदल दीजिए। जैसे ही आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में बदलोगे तो 10⁻³ SF में काउंट नहीं करनी, सिर्फ इनके अंदर देखें तो यहाँ 2 SF। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, ये ध्यान रखना कि अगर पॉइंट यानी कि जीरो लास्ट में आ जाए और उसमें पॉइंट ना हो तो सबसे बेस्ट मेथड ये। तो समझ में आया भाई? जीरो के लिए क्या रूल है? जीरो के लिए ये रूल है कि अगर वो नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहा है, जैसे कि आपको पता है 0.001
ऐसे करके या 2, तो ये वाले 0 चाहे पॉइंट से पहले हो या नॉन जीरो डिजिट से पहले हो, ये एसएफ नहीं होते। और अगर बीच में आता है तो ये एसएफ होते। लास्ट वाला मैंने आपको बता दिया, विथ पॉइंट आता है तो एसएफ है, विदाउट पॉइंट है तो एसएफ नहीं। अब कंडीशन इसमें आगे समझनी, क्या कंडीशन समझनी है, सुन लीजिए। जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करते हैं तो हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी इनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर नंबर का करते हैं तब क्या करोगे, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप क्या करोगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक ही रूल है, दोनों के लिए कॉमन रूल यूज होता है। वो रूल ये है, मान लीजिए आपने किसी नंबर को ऐड किया 1.245 और 12.13, इनको आपने ऐड किया तो इनका एक्चुअल सम क्या आया, एक्चुअल सम आया 573.312, ये एक्चुअल सम। लेकिन वो आपसे कहेगा रिपोर्टेड आंसर बताइए, रिपोर्टेड आंसर में कितने एसएफ होंगे। तो आपको याद रखना है रिपोर्टेड आंसर कैसे बताना है, तो इन दोनों नंबर्स में पॉइंट के बाद की प्लेस देखनी है। इसमें पॉइंट के बाद 3 प्लेस और इसमें पॉइंट के बाद 2 प्लेस है, आफ्टर पॉइंट यहां 2 प्लेस। आपको क्या करना है, आपको याद रखना है जिसमें कम प्लेस हैं रिपोर्टेड आंसर में भी कम प्लेस आएंगे। इसका मतलब क्या करना है, रिपोर्टेड में हमें पॉइंट के बाद 2 प्लेस में आंसर छोड़ना है, तो इसका मतलब इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, 5 को छोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 8, तो हमारा आंसर आएगा 13.38। अब आप देख सकते हो इस नंबर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी कि 2 प्लेस है, तो वही हमारा आंसर। तो अब आपसे पूछता है बताइए रिपोर्टेड आंसर में कितने एसएफ हैं, तो 4, तो 4 एसएफ हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन आंसर कैसे लिखा हमने लिखा पॉइंट के बाद सबसे कम प्लेस किस नंबर में है उसके। तो ये तो था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। अब अगर हम इसे मल्टीपल और डिवीजन में लगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लगा, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप क्या रूल लगाओगे, तो यहां दोनों में एक ही कॉमन रूल आता है, ये आता है कि आप जिन नंबर्स की मल्टीपल या डिवाइड कर रहे हो, मान लीजिए आप कर रहे हो 12.50 की मल्टीपल कर रहे हो 3.5 इंटू 2 से। अब आपसे पूछा जाता है रिपोर्टेड आंसर में कितने एसएफ होंगे, तो अगर आप इसको रिपोर्टेड आंसर में आप ऐसे बताना चाहते हो तो क्या करना है, आपको यहाँ जिन नंबर में पॉइंट्स हैं उनमें एसएफ गिनने, जिनमें पॉइंट्स है उनमें एसएफ गिनने। तो यहां देखें 4 एसएफ है, इसमें देखें 2 एसएफ है। याद रखना इस नंबर में पॉइंट नहीं है, इसे छोड़ना, एग्जैक्ट नंबर को छोड़ना है, सिर्फ उन नंबर को देखना है जिनमें पॉइंट्स हैं। जिनमें पॉइंट्स हैं उनमें आपको एसएफ देखने हैं, और जिनमें कम एसएफ होंगे तो रिपोर्टेड आंसर में भी उतने ही कम एसएफ होंगे। यहाँ 4 हैं, यहाँ 2, तो रिपोर्टेड आंसर में 2 एसएफ आएंगे, बस ये इसका रूल। यानी कि जब आप इसका आंसर लिखोगे उस आंसर को राउंड ऑफ करके सिर्फ 2 एसएफ में छोड़। तो ये था सिग्निफिकेंट फिगर्स का प्रोसेस। और देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम पूछी जाती है आपके एग्जाम में, तो इस वजह से मैंने स्पेशली इस टॉपिक को रिवाइज किया। अब इससे रिलेटेड 1 या 2 प्रॉब्लम करके देख लें जिससे हमें थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। क्या होगा, तो चलिए हम समझते हैं। मान लीजिए ये प्रॉब्लम आपके सामने लिखी है, ये प्रॉब्लम आपको आ जाती है, आपसे कहा जाता है बताइए, ये प्रॉब्लम आती है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपको नंबर्स में एसएफ बताने, यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखो पहले पार्ट में कितने एसएफ होंगे, 4 ही एसएफ हैं, क्योंकि 0 बिटवीन नॉन 0 है, तो 4 एसएफ। सेकेंड पार्ट को देखें तो ये पावर को छोड़ दीजिए, सिर्फ यहाँ देखें 4 एसएफ। थर्ड पार्ट को देखें, अब थर्ड पार्ट में फिर वो प्रॉब्लम है, यहाँ 0 लास्ट में, और जब 0 लास्ट में होती है और विदाउट पॉइंट है तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में बदलो। इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन 8.0 इंटू 10 की पावर 3 लिख रहा हूं। अब जैसे हम ये लिखते हैं तो इसमें कितने एसएफ आएंगे, इसमें 2 एसएफ। अगर ये ध्यान रख लेना, कुछ बच्चे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 8.00 इंटू 10 की पावर 3, तो वे लिखेंगे 3 एसएफ। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने लिखा इसे 8.000 इंटू 10 की पावर 3, तो वो लिखेगा 4 एसएफ। तो ये आपको देखना कि आप लिखते कैसे, तो इस वजह से उसके बेस पर आंसर 2 एसएफ। अब इसमें देखें हम, इसमें क्योंकि ये 0 कहाँ है, नॉन 0 डिजिट से पहले या पॉइंट से पहले, तो ये एसएफ में काउंट नहीं होती, सिर्फ
2 5 SF होंगे, तो फोर्थ पार्ट में केवल 2 SF। अब आता है पाई। देखो पाई के लिए आपको याद रखना है, पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू 22/7 है। अगर आप उसे डिवाइड करते रहो तो वो आगे फर्दर डिवाइड होता रहेगा। तो इसमें कितने SF होते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट SF होते हैं, ये ध्यान रख लेना अगर पूछा जाए तो, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब आता है यहाँ सम वाला रूल। अगर सम वाले रूल में हम आते हैं तो इन दोनों का आप सम कर रहे हो, इन दोनों का सम क्या आएगा, सम आएगा इसका अगर हम यहां करके देखें तो 18.9235। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द सम, इसके सम में कितने SF होंगे। तो अगर हम इसके ये कह सकते हैं सम में SF निकालें, तो आपको पता है इसमें पॉइंट के बाद केवल एक प्लेस है, इसमें पॉइंट के बाद 4 प्लेस है, तो आंसर एक प्लेस में देना है। अगर आंसर एक प्लेस में देखें तो ये SF आएंगे, तो कितने आएंगे 18.9, तो इसका आंसर है, और इसमें 3 SF। इसके बाद नेक्स्ट द प्रोडक्ट, इन दोनों की मल्टीपल कर रहे हो, जब आप इन दोनों की मल्टीपल कर रहे हो तो यहाँ क्या आएगा, तो अब आपको पता है, देखो जब मल्टीपल और डिवीजन हम करते हैं तो मैंने आपको बताया जिनमें पॉइंट नहीं उसे तो छोड़ दीजिए, जिसमें पॉइंट है उनमें SF देखो तो एक ही नंबर है, 4 SF है, तो रिपोर्टेड आंसर में 4 SF आएंगे। तो ये आपको यहाँ हर टाइप की प्रॉब्लम थी, एडिशन वाली भी, मल्टीपल वाली भी और नॉर्मल भी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी पहली प्रॉब्लम जो मेन थी। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम हम इसी टॉपिक से रिलेटेड करते हैं, सेकंड प्रॉब्लम है, इसमें भी काफी अवशिष्ट टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब कहना क्या चाहते हैं इसमें, ध्यान देना। इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो नंबर लिखे हैं इन नंबर को ऐसे करिए, यानी कि राउंड ऑफ कीजिए कि आंसर में 4 SF बचे। तो ये राउंड ऑफ रूल है और रिजल्टिंग आंसर में 4 SF बचे। तो कैसे राउंड ऑफ करें, इसमें 4 SF लाने हैं, तो पहले पार्ट में इस 2 को छोड़ देंगे, 7 को छोड़ देंगे, तो 7 को छोड़ेंगे यहाँ 4 आ जाएगा, तो 6.454 पहला पार्ट ही आएगा। अब सेकंड पे आते हैं, इसमें राउंड ऑफ करना है, इसको छोड़ना, इसको छोड़ना, इसको छोड़ना, अब 4 SF बचेंगे, तो इसका मतलब 48.38, क्योंकि इसको छोड़ोगे कोई फर्क नहीं, 5 को छोड़ोगे कोई फर्क नहीं, 2 को छोड़ोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ आते हैं थर्ड में। अब थर्ड में फिर वही प्रॉब्लम, अब यहाँ ये नहीं कि एक 0 छोड़ देने, गलत हो जाएगा। सबसे सही तरीका पहले से साइंटिफिक नोटेशन बना लें। साइंटिफिक नोटेशन में 7.000 इंटू 10 की पावर 4, तो आप देख सकते हो अब इसमें 4 SF। इसके बाद फिर यहाँ पावर को तो ऐसे इन्हें राउंड ऑफ करें, 6 को छोड़ेंगे यहाँ 9 हो जाएगा, 9 को छोड़ेंगे यहाँ 60 हो जाएगा। तो क्या आ रहा है, फोर्थ पार्ट का आंसर आ रहा है 2.660 इंटू 10 की पावर 3, तो इसमें 4 SF आएंगे। ऐसे इसमें राउंड ऑफ करें तो देखो इधर के तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 4 SF पहले से ही, तो इसमें कुछ नहीं छोड़ना, डायरेक्ट पूरा आपको 4687 ऐसे ही लिखना। तो ये थी प्रॉब्लम। रिसेंट में ऐसी प्रॉब्लम भी काफी आ रही है जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि इसे राउंड ऑफ करके बताइए, 3 SF में आंसर छोड़िए, 2 SF में छोड़िए, 5 SF में छोड़िए, जैसे कहता है वैसे ही छोड़। तो यह राउंड ऑफ रूल भी वैलिड हो जाता है और SF भी आ जाता है। समझ में आया? पहला एक टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, टॉपिक था सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम आते हैं आगे, इससे बढ़ते हैं, तो जरा ध्यान दें नेक्स्ट कंडीशन की तरफ अगर हम चले तो। अब जरा ध्यान देना भाई सभी बच्चे, नेक्स्ट कंडीशन आते हैं यहाँ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की अगर हम स्टडी करें, केमिकल कॉम्बिनेशन, देखो आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है, यहां से एक थियोरेटिकल पॉइंट आपको पूछा जा सकता है, स्पेशली किसी भी लॉ का स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम लॉ के स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ कौन कौन से लॉ हैं, तो देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, बस सीधा सा स्टेटमेंट याद रखिए। क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ये है कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि मैटर को ना बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। यानी कि इन्हें केमिकल रिएक्शन जितना रिएक्टेंट लेके चलोगे उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा, ये स्टेटमेंट है। अब ये बात ध्यान से सुन लीजिए, स्टेटमेंट कहां से पढ़ें, तो सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी बुक से पढ़िए, क्योंकि उनमें बिल्कुल प्रॉपर और सही डिफाइन दे रखी है, तो बेस्ट रहेगा आप एनसीईआरटी से पढ़ना।
ये ध्यान रखना, पहले लॉ का स्टेटमेंट ये ध्यान रखना। अब आता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। देखो ये आपके होम एग्जाम के लिए बहुत ही मेन और इंपॉर्टेंट लॉ। ये लॉ क्या कहता है कि इन ए गिवन कंपाउंड एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ये ध्यान रखना, यानी कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं और उनमें उनके मास में हमेशा एक सिंपल रेशियो होता है। ये ध्यान रखिए। तो इसमें हम एक एग्जांपल की फॉर्म में बोलते हैं कि हम वाटर को किसी भी सोर्स से लें, कहीं से भी वाटर लें, हमेशा वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:16 यानी कि 1:8 रेशियो में होगा। ये बात ध्यान रखना। ये क्या है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। बहुत पूछा जाता है, स्टेटमेंट याद कर लेना, एनसीईआरटी बुक में सबसे सही एक्सप्लेनेशन। इसके बाद तीसरा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जरा ध्यान से सुनिए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए, जैसे कि सी और ओ ये दो एलिमेंट हैं, ये कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, स्पेशली ये दो कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये लॉ क्या कहता है? जब दो एलिमेंट कंबाइन होकर मोर देन वन कंपाउंड बनाए, तो उन कंपाउंड में अगर एक एलिमेंट का मास हम फिक्स कर दें तो दूसरे एलिमेंट के मास में हमेशा एक सिंपल रेशियो होता है। अगर हम एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दें तो दूसरे एलिमेंट के मास में हमेशा एक सिंपल रेशियो होता है। कैसे? जैसे कार्बन ऑक्सीजन ने रिएक्शन करके CO और CO2 बनाया, अगर मैं इसमें कार्बन को फिक्स कर दूं, देखो यहाँ कार्बन 12 है, यहाँ ऑक्सीजन 16 है, यहाँ कार्बन 12 है, यहाँ ऑक्सीजन 32 है। अब अगर हम इन दोनों में क्या करें बोलो? कार्बन को अगर हम फिक्स कर दें, फिक्स ही है 12 है, तो ऑक्सीजन में कितना रेशियो है? देखो ऑक्सीजन में 16:32 यानी कि 1:2, एक सिंपल रेशियो। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फॉर योर होम एग्जाम। तो होम एग्जाम के लिए बहुत मेन है, इसे याद कीजिए, एनसीईआरटी बुक में सबसे अच्छा स्टेटमेंट दे रखा है। ऐसे ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन दोनों अच्छी तरीके से याद करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर होम एग्जाम। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या है भैया? जरा ध्यान से सुनना सभी बच्चे। गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या कहता है? ये लॉ कहता है जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं या ड्यूरिंग रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, तो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर उनके वॉल्यूम में हमेशा एक सिंपल रेशियो होता है। देखो ध्यान से सुन लीजिए, ये कहता है जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हूं या ड्यूरिंग रिएक्शन बनती हैं, उस केस में उनके वॉल्यूम में हमेशा एक सिंपल रेशियो होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, फॉर एग्जांपल हमने नाइट्रोजन गैस ली, हाइड्रोजन गैस ली, रिएक्शन कराई, अमोनिया गैस बनी, अमोनिया गैस बनी। अब अगर मैं आपसे यहां ये कहता हूं कि इनके मोल्स में या इनके वॉल्यूम में क्या रेशियो होगा, तो जरा ध्यान से सुन लीजिए। इनके वॉल्यूम में जो इनका मोलर रेशियो है वो इनके वॉल्यूम का रेशियो। कैसे? इसका 1 मोल यानी कि इसका 1 ml, इसके 3 मोल्स यानी कि 3 ml रिएक्शन करके इसके 2 ml बनाएंगे। आप कहोगे ये तो मोल्स हैं, मोल्स वॉल्यूम क्यों बन जाते हैं? तो आप सभी ने एक कंडीशन सीखी है, PV = nRT है। अगर हम यहाँ P और T को कांस्टेंट करते हैं, तो जैसे ही हम P और T को कांस्टेंट करते हैं तो क्या कंडीशन आती है? V ∝ N हो जाता है, क्योंकि R कांस्टेंट है, P और T कांस्टेंट कर दिया, तो वॉल्यूम और मोल्स प्रोपोर्शनल है, तो मोल्स की जगह वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह मोल्स यूज हो सकते हैं और कुछ नहीं। तो वही हमने यहाँ यूज किया कि हमें इसका 1 मोल था, 1 मोल की जगह 1 ml लिखा, इसके 3 मोल्स थे, 3 ml लिखे, इसके 2 मोल्स थे,
2 ml लिखे। अब इससे मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके 100 ml इसके 300 ml से रिएक्शन कराते हैं तो 200 ml अमोनिया बनती है। ये कहना चाहता है कि इनके मोल्स में एक सिंपल रेशियो है, यानी कि इनके वॉल्यूम में एक सिंपल रेशियो, ये ध्यान रखना। तो ये याद रखना है। गैलुसेक लॉ को भी आप पढ़ लो, अच्छा है, कभी कभी मोस्टली स्कूल में पूछ लिया जाता है, तो अच्छा रहेगा अगर आप इसे याद करो, क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है पहले चैप्टर में। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, सुन लीजिए। एवोगैड्रो लॉ कहता है कि अगर हमारे पास कोई गैसेस है, अगर हम उस गैस को सेम कंटेनर में यानी कि इक्वल वॉल्यूम में अगर हम किसी भी गैस को फिल करते हैं, कब, जबकि टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, यानी कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस ऑलवेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि ये जो कंटेनर है, अगर हम इसका टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखें तो इसके इस वॉल्यूम में जो भी इसका साइज है, इसमें आप गैस कोई भी लीजिए, चाहे आप यहाँ हाइड्रोजन गैस भरिए, चाहे आप यहाँ नाइट्रोजन गैस भरिए, चाहे आप यहाँ O2 गैस भरिए, हमेशा सारी गैस के सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। यानी कि इसके अगर x मॉलिक्यूल आएंगे तो N2 के भी x आएंगे, O2 के भी x आएंगे। यानी कि इक्वल वॉल्यूम ऑलवेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये किसने बताया, एवोगैड्रो ने। तो ये भी डिफाइन आपको पता होनी चाहिए, मेन डिफाइन है, तो ध्यान रखना ये 4 डिफाइन, स्पेशली सेकंड जो आपको बताया लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलुसेक और एवोगैड्रो लॉ, इन्हें पढ़ लेना, ये आपके काफी काम आएंगे। तो ये चारों स्टेटमेंट आपको याद हो। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट कंडीशन जो आता है इसके बाद, अब हम आते हैं एटम की तरफ। अब सभी बच्चे जानते हैं एटम क्या है। एटम किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो फ्री स्टेट में नोबल गैस के केस में एग्जिस्ट करता है, वरना फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। अब एटम से रिलेटेड टर्म्स आती है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आप सभी बच्चे जानते हैं, एटॉमिक मास का मतलब है मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम को एटॉमिक मास कहते हैं। लेकिन एटम बहुत छोटा होता है, तो इसका हम एक्चुअल मास अगर फाइंड करना चाहें, याद करना चाहें, तो बहुत टिपिकल पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आजकल हम रिलेटिव एटॉमिक मास यूज करते हैं। सुन लीजिए, रिलेटिव एटॉमिक मास हम यूज करते हैं। अब इस रिलेटिव एटॉमिक मास को बनाने के लिए एक स्केल यूज किया जाता है, और वो स्केल है, याद रखना, कार्बन 12, और उसमें हम यूज करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो कभी कभी आपको एटॉमिक मास यूनिट के डिफाइन पूछ सकते हैं, तो ये डिफाइन भी याद होनी चाहिए कि वन एटॉमिक मास यूनिट क्या है। ये डिफाइन भी आपसे काफी पूछी जाती है। देखो, जिन पे मैं इंपोर्टेंट लगा रहा हूं वो ज्यादा अच्छे याद होने चाहिए, क्योंकि वो ज्यादातर पूछे जाते हैं, और जिन पे मैं टिक कर रहा हूं उन्हें सिर्फ अच्छी तरीके से पढ़ लेना। मैं ये कहता हूं यानी कि लिखना पड़ जाए तो लिख दें, लेकिन जिन पे इंपोर्टेंट है ये मोस्टली पूछे जाने वाले पार्ट्स हैं। ये आप अपने एग्जाम में देखोगे भी, ज्यादातर यही पार्ट्स आपको पेपर में मिलेंगे। अब वन एटॉमिक मास यूनिट क्या है। वन एटॉमिक मास यूनिट आप सभी जानते हैं, 1 AMU, 1/12 ऑफ कार्बन, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। यानी कि कार्बन 12 के कार्बन का जो कार्बन 12 आइसोटोप है, उस कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12 को हम क्या कहते हैं, 1 AMU, और इसी के बेस पर सारे एटम के मास बताए जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है, ध्यान से सुन लीजिए, इसके बाद आती है एवरेज एटॉमिक मास। देखो, ये एवरेज एटॉमिक मास मेन है, क्योंकि यहां से प्रॉब्लम पूछी जाती है। सबसे पहले तो थियोरेटिकल प्रॉब्लम सुन लीजिए इसकी, एवरेज एटॉमिक मास की। कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास फ्रैक्शनल होता है, तो क्यों होता है। तो याद रखना है, जो एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म में मिलते हैं उनका ध्यान रखना, जो एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म में मिलते हैं उनका एटॉमिक मास फ्रैक्शनल होता है। और उस फ्रैक्शनल एटॉमिक मास को जो हम निकालते हैं, यानी कि आइसोटोप्स के केस में जो एटॉमिक मास को हम निकालते हैं, वो किस फॉर्म में निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास के रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए। कैसे, अगर कभी भी आपसे कहा जाता है कि एवरेज एटॉमिक मास बताए, तो एवरेज एटॉमिक मास आप कैसे निकालोगे, तो बहुत सीधा सा है, x1 A1 x2
A2 X3 A3, इस टाइप से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये X1 X2 क्या है, X1 X2 ये याद रखना है, ये फ्रैक्शनल अबंडेंस। फ्रैक्शनल अबंडेंस का मतलब क्या है, फ्रैक्शनल अबंडेंस का मतलब होता है यानी कि फ्रैक्शन में रेशियो जो कि नेचर में मिला है, तो फ्रैक्शनल अबंडेंस को कहते हैं। फ्रैक्शनल अबंडेंस X1 X2 X3 ये पहले आइसोटोप की, ये सेकंड की, ये थर्ड की। और ये A1 A2 A3 क्या है, ये आइसोटोप्स के एटॉमिक मास है। तो जितने भी उसके, ध्यान से सुन लीजिए, एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप, तो जितने भी उस एलिमेंट के आइसोटोप है उतने ही टर्म्स आपको लिखनी। मान लीजिए 2 है तो 2 लिखनी, X1 A1 प्लस X2 A2, अगर 3 है तो 3 लिखनी, ये ध्यान रखना। ये कंडीशन हमें पता हो, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का ये फॉर्मूला है। अब मैं आपको स्पेशली कह दूं, कभी कभी जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो फ्रैक्शनल की जगह परसेंटेज लिख देता है। अगर परसेंटेज लिखे हो, मान लीजिए ये लिखा है कि एक आइसोटोप से जो 20% है, तो आप इसे क्या करोगे, X1 कैसे निकालोगे, X1 आप इसे 20/100 करोगे 0.2, क्योंकि हमें फ्रैक्शन चाहिए। अगर वो परसेंट में देता है तो आप फ्रैक्शन निकालना है, क्योंकि इस फॉर्मूले में फ्रैक्शन यूज करनी है कि एक की फ्रैक्शनल अबंडेंस और उसका एटॉमिक मास, इन दोनों का प्रोडक्ट करना, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, उनका सम कर दो, उससे एवरेज एटॉमिक मास आ जाता है। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम मैं भी आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा और आगे एक दो टर्म समझाना चाहता हूं। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास किसको कहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। मास ऑफ एटम इन ग्राम, यानी कि मास ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल एटम के मास को आप ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। मास ऑफ 1 मोल एटम, याद रखना है इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस सिर्फ इतना है यूनिट बदल जाती है। जैसे मैं कहूं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, तो आप सभी को पता है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ये आप सभी को पता है 16U। तो अगर 16U लिखा है तो एक एटम का, अगर आप इसे लिख दो 16 ग्राम पर मोल, तो ये 1 मोल का है, बस ये फर्क है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब जैसे आपने एटम पढ़ा, अब नेक्स्ट कंडीशन आती है इसके बाद मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या है, अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल आप जानते हो किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि जिसका फ्री एग्जिस्टेंस होता है। तो ऐसा कोई भी, ये ध्यान रखना, किसी भी मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस होता है, उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और मॉलिक्यूल एटम के मिलने से बनता है। और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है होमो एटॉमिक, एक होते हैं हेट्रो एटॉमिक। बहुत सीधा सा है, ध्यान से सुन लीजिए। हेट्रो एटॉमिक और होमो एटॉमिक किसे कहते हैं, हेट्रो एटॉमिक और होमो एटॉमिक को समझें, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम काइंड ऑफ एटम से बना है, सेम काइंड ऑफ एटम्स, यानी कि जिसमें सारे एटम एक ही टाइप के हैं, वो होमो एटॉमिक। जैसे P4 O2 O3 S8 ये सब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। ध्यान रखें, हेट्रो एटॉमिक जिसमें मोर देन 1 काइंड ऑफ एटम होते हैं, मोर देन 1 काइंड ऑफ एटम, जिसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम होते हैं, उनको हेट्रो कहते हैं। लाइक NH3 CO2 ये आपको ध्यान रखना, H2S ये हेट्रो एटॉमिक होते हैं। अब इसमें एक टर्म्स की हमें जरूरत है जिसको हम यहाँ पढ़ना चाह रहे हैं, वो है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी किसे कहते हैं, एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि वहां कितने एटम्स हैं, उन एटम्स को हम एटोमिसिटी कहते हैं। ये बात याद, जैसे यहाँ 4 एटम है तो ये टेट्रा एटोमिक है, इसकी एटोमिसिटी 4 है, डाई एटोमिक है, ट्राई एटोमिक है, ऑक्टा एटोमिक है। ऐसे इनकी 1 और 3, टेट्रा एटोमिक है 1 और 2 3 है, ट्राई एटोमिक है 2 और 1 3, ट्राई एटोमिक है। तो ये एटोमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स होती है इन ए मॉलिक्यूल्स। अब अगर कभी भी आपको एटम को मॉलिक्यूल में या मॉलिक्यूल को एटम में बदलना हो तो ये एटोमिसिटी बदलती है। कैसे, अगर हमसे कभी भी नंबर ऑफ एटम्स पूछे जाए तो हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में उसकी एटोमिसिटी की मल्टीपल कर देनी है। याद रखना, अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं मॉलिक्यूल से तो उसकी एटोमिसिटी की मल्टीपल कर दो, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, फॉर्मूला काफी यूज होगा, ध्यान रखना। अब इसके बाद आती है कंडीशन मॉलिक्यूलर मास।
मोलिकुलर मास किसे कहते हैं? मास ऑफ मोलिक्यूल को, मास ऑफ वन मोलिक्यूल को मोलिकुलर मास कहते हैं। मोलिकुलर मास कैसे निकलेगा? एटॉमिक मास को जोड़ दीजिए, एटॉमिक मास का सम कर दीजिए, मोलिकुलर मास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कैसे? याद रखना, जैसे कोई कहता है मोलिकुलर मास ऑफ CO2, याद रखना यहां से प्रॉब्लम पूछ लेते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ CO2, तो कैसे निकालेंगे CO2 का मोलिकुलर मास? तो आपको पता है C का 12 है एटॉमिक मास, O का 16 इंटू 2, तो कितनी वैल्यू आई? 44। और यूनिट U भी लिख सकते हो क्योंकि ये भी रिलेटिव मोलिकुलर मास के टर्म्स में यूज किया जाता है, इसे भी कंपेयर किया जाता है 1 mu से। ऐसे कोई आपसे कहे कि मोलिकुलर मास बताओ, किसका? मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया, तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको यूरिया का फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, NH2CO NH2, तो NH2CO NH2 क्या होगा? N का होता है 14, तो 14 इंटू 2, क्योंकि नाइट्रोजन 2 है, H का होता है 1, 4 इंटू 1, कार्बन एक है 12, ऑक्सीजन एक है 16, तो टोटल 60 आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा ज्यादा करो तो आप 2 मॉलिक्यूल के खुद कर लेना, एक तो ग्लूकोज के C6H12O6, क्योंकि ये पूछ सकते हैं आपसे, और दूसरा सुक्रोज का, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। इन दोनों को आप करके देख लेना, ये तरीका यही रहेगा जो आपको बताया, एटॉमिक मास का सम कर देना। अब मोलिकुलर मास के बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास किसको कहते हैं? अगर हम ग्राम मोलिकुलर मास की बात करें तो ग्राम मोलिकुलर मास किसको कहते हैं? यानी कि अगर मोलिक्यूल का मास ग्राम में लिख दें तो ग्राम मोलिकुलर मास या मोलर मास कहलाता है। जैसे भी आपने देखा कि मैं आपसे कहने लगूं मोलर मास ऑफ NH3 और आपने मोलर मास ऑफ NH3, N का कितना है 14, H का है 1 इंटू 3, आपने 17 U लिखा है, तो याद रखना है सिंगल मोलिक्यूल का है। लेकिन अगर आपने इसे 17 ग्राम पर मोल लिखा है तो ये 1 मोल का है, और इसी को हम ग्राम मोलिकुलर मास कहते हैं। तो ये टर्म्स हमें थोड़ा सा नॉलेज हो कि मोलिकुलर मास कैसे निकलता है, एटॉमिक मास क्या है, ये चीज ध्यान रखना। अब हमने क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा, एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड अब हमें एक तो प्रॉब्लम करनी। देखो जरा, एवरेज एटॉमिक मास, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एवरेज एटॉमिक मास का ये फॉर्मूला था जो आपके सामने लिखा है। अब किसी भी अगर एलिमेंट्स के लिए आपसे एवरेज एटॉमिक मास पूछा जाता है तो आपको क्या करना है? आपको फिर बता दूं मैं, ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ जो आपके सामने लिखा है कि वहां जितने भी आइसोटॉप्स, ध्यान देना, जितने भी आइसोटॉप्स हैं उनके एटॉमिक मास और उनकी फ्रैक्शनल अबंडेंस की मल्टीपल करनी, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। कैसे? चलिए मैं आपको करके बताता हूं। एक दो प्रॉब्लम हम इसकी करके देखें। तो जैसे ही हम इसकी प्रॉब्लम करना चाहते हैं तो जरा ध्यान देना। पहली प्रॉब्लम आपके सामने लिखी है, काफी मेन और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कैसे करें भाई? सभी बच्चे ध्यान दें। अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें, इस प्रॉब्लम में क्या दिया है जरा ध्यान से देखें। प्रॉब्लम में कहा है क्लोरीन हैज 2 आइसोटॉप्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट 34.97, यानी कि पहले आइसोटॉप्स का मास, और 36.97 दूसरे आइसोटॉप्स का, और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दीज आइसोटॉप्स, तो ये 0.755 एंड 0.245 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। आपसे क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास पूछा है, तो देखो अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। क्या होगा फॉर्मूला? एवरेज एटॉमिक मास। कैसे लिखोगे भाई? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो आपको पता है यहाँ 2 आइसोटॉप है, हम क्या लिखेंगे? X1A1 और X2A2। अब नेक्स्ट लाइन में इधर तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो जरा ध्यान देना वैल्यू क्या क्या। अगर वैल्यू देखें, पहले आइसोटॉप्स की फ्रैक्शनल ही है, ये परसेंट में नहीं है, ये परसेंट में यहाँ परसेंट का साइन होता है, लिखा हुआ होता है। अच्छा, ये आ गया पहले की फ्रैक्शनल अबंडेंस और 34.97। ऐसे दूसरे की बात करें, दूसरे का फ्रैक्शनल अबंडेंस 0.245 और ये है 36.97। अब आपको करना क्या है? बस इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, उनका सम कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा इतने। हार्ड नहीं है, बहुत आसान सी प्रॉब्लम है। इससे आगे आप खुद करोगे, सभी बच्चे ध्यान रखें, इससे आगे आपको करना है, ये ध्यान से सुनिए, ठीक है? पहली प्रॉब्लम समझ में आई।
हार्ड तो नहीं कि क्लोरीन के दो आइसोटोप से एक का एटॉमिक मास इतना है, दूसरे का इतना है, और इनका रिलेटिव अबंडेंस दे रखा है इतना इतना। आपसे कहा एवरेज एटॉमिक मास बताओ, तो क्या करना है, बस हमें दोनों के फ्रैक्शनल अबंडेंस और एटॉमिक मास की मल्टीपल करना है, फिर बाद में ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन आप खुद करोगे, थोड़ा सा टाइम भी बचाना हमें, यह ध्यान रखना, इतनी कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको बताता हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, जरा ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सभी बच्चे इसे ध्यान रखना। क्या आपसे पूछा है इस प्रॉब्लम में, नेचुरल अकरिंग बोरोन कंसिस्ट ऑफ टू आइसोटोप्स, यानी कि नेचर के अंदर जो बोरोन है उसके दो आइसोटोप्स हैं जिनके एटॉमिक मास दे रखे हैं इतने इतने, यानी कि एक का एटॉमिक मास ये है, दूसरे का ये, और द एटॉमिक मास ऑफ नेचुरल बोरोन इज दिस, ये है एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास है भाई। फिर कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप्स इन नेचुरल बोरोन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। कैसे करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल में ये पूछी जाती है, तो कैसे करें, तो देखिए सबसे पहले हमसे जो पूछा है उसी को मान लें। उसने कहा परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप्स, तो हम यहां लिख लेते हैं सपोज, क्या मान लिया हमने, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स, फर्स्ट आइसोटोप की परसेंटेज हमने x, ये कह सकते हैं x% मान। अब परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप, सेकेंड आइसोटोप्स की परसेंटेज अगर हम देखें, आपको पता है जब किसी के दो आइसोटोप्स हैं और एक की परसेंट x है तो दूसरा कितना होगा 100 माइनस एक्स, तो आप यहां क्या लिखोगे 100 माइनस x%, ये ध्यान। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या फॉर्मूला है, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा, आपको पता है x1 a1 प्लस x2 a2। अब एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है, कितना दिया है, दिया है 10.81। अब सुन लो भाई, x1 कितना है, परसेंट में लेना x/100, और a1 10.01, ऐसे x2 कितना है, x2 है 100 माइनस x/100, और A2 कितना है 11.01। अब अगर इस पूरे में 100 से मल्टीपल कर दो, तो जैसे ही आप इसमें 100 से मल्टीपल करोगे क्या नोट करोगे, ये हो जाएगा 1081, ये इसका 100 कैंसिल हो जाएगा 10.01x, और ये कितना हो जाएगा, ये 100 कैंसिल हो जाएगा 1101 माइनस 11.01x, मल्टीपल कर लेना। अब देखो ये x वाले पार्ट एक तरफ और ये एक तरफ, तो कितना बच रहा है, देखो यहां अगर आप सोल्व करोगे 1081 है, इसे इधर लिया या इसको इधर ला सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। 1081 यहां कितना बचा 10 और ये 11, ये हो गया 1101 माइनस 1x। तो अगर मैं यहां x पूछूं तो x आ रहा है 20, तो इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप कितनी आई भाई, फर्स्ट आइसोटोप की परसेंटेज है 20%, तो सेकंड की कितनी होगी, अगर सेकंड आइसोटोप की बात करें, सेकंड आइसोटोप्स, तो सेकंड होगा 100 माइनस 20, इट मींस 80%, ये आपको ध्यान रखना। तो ये थी प्रॉब्लम, देखिए काफी पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, ये हमें ध्यान रखना। तो देखिए मैंने आपको जो एवरेज एटॉमिक मास है इससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम करा दी, आपसे पूछी जा सकती है। अब हम इसके बाद अपने मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, ये तो नोट कर लिया होगा भाई। अब हम इसके बाद अपने मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, तो चलिए उसको समझे। देखिए जब हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, यहां ध्यान देना सभी बच्चे, देखो मोल कॉन्सेप्ट में हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते, क्योंकि वरना उसकी डिटेल स्टडी अगर हम समझे तो उसमें बहुत टाइम चाहिए। यहां हम स्पेशली प्रॉब्लम के, हमें प्रॉब्लम कैसे सोल्व करनी उस कॉन्सेप्ट को हम यहां समझना चाहेंगे। तो देखो आप सभी को मैं एक बहुत आसान सी ट्रिक के बेस पर फॉर्मूले कराना चाहता हूं। देखिए बस ध्यान रखना आप कैसे निकालोगे वैल्यू। तो अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल करने, तो आपको कुछ फॉर्मूले ध्यान रखने, जैसे पहली फॉर्म याद रखनी, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकाल, नंबर ऑफ मोल्स को n से तो रिप्रेजेंट करो, और क्या करो, जो भी मास दिया है मास के टर्म्स में, तो गिवन मास इन ग्राम, गिवन मास इन ग्राम, यानी कि जो भी मास दिया है ग्राम में उसे डिवाइड कर देना। अगर वो एटम हो तो एटॉमिक मास, अगर वो मॉलिक्यूल हो तो मोलर मास।
यानी कि एटॉमिक या मोलर मास से डिवाइड कर देना है मास को, उससे मोल्स आ जाते हैं। अब मास के लिए हम सिंबल यूज करते हैं W और मोलर मास के लिए M। तो यानी कि मैं सीधा सा फॉर्मूला बोलूं कि मोल्स आपको निकालने, मास दिया है तो मास को मोलर मास से या एटॉमिक मास से डिवाइड करो, मोल्स आ जाएगा। इसका मतलब इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, N = W/M। अगर मोल्स पूछता है, मास देता है तो ऐसे, लेकिन अगर मैं इसे ऐसे कहूं कि आपको मास पूछा है तो मोल्स इनटू मोलर मास, तो ऐसे भी कर सकते हो। दोनों तरीके से ही आपको पता हो। इसके बाद दूसरी कंडीशन, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल से आपको करना है तो नंबर ऑफ मोल्स का हम दूसरी फॉर्म में क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स का हम फॉर्मूला ये यूज करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल जो भी आपको दिए हैं उसको डिवाइड कर दीजिए, किससे, एवोगैड्रो नंबर से। अब ये नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान से सुन लो भाई सभी बच्चे, ये आपको याद रखना है। अगर ऊपर एटम लोगे तो नीचे भी एटम होंगे, यानी कि डायरेक्ट आंसर मोल्स ऑफ एटम आएंगे। और अगर आप मॉलिक्यूल लोगे तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे। ऐसा मत करना, मिक्स मत करना एटम को मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल को एटम के साथ, ऐसा नहीं। अगर यहाँ एटम लोगे तो ये मोल्स ऑफ एटम होंगे, और अगर मॉलिक्यूल लोगे तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब आपको अगर मोल्स या ये कैसे, सॉरी, एटम या मॉलिक्यूल दिए जाते हैं और मोल्स पूछे जाते हैं तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे यूज कर सकते हो कि मोल्स गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को Na से डिवाइड कर दो, मोल्स आ जाएंगे। या इसका दूसरा तरीका भी है, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछे जाते हैं मॉलिक्यूल, N × Na कर दो, N × Na कर दो। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, ये ध्यान रखना। Na की वैल्यू क्या होती है, Na की वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23, इतने मोल इनवर्स। तो ये एवोगैड्रो नंबर है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो याद रखना है। अगर आपको मोल से एटम बताने हो या मॉलिक्यूल तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन स्पेशली फिर कहूंगा अगर यहाँ मोल्स आपने मॉलिक्यूल के लिए हैं तो यहाँ मॉलिक्यूल ही आएंगे, और अगर यहाँ आपने एटम लिए हैं तो एटम आएंगे। मिक्स मत करना, ये बात है, ये ध्यान से सुन लीजिए। अब इन फॉर्मूलों को आप एक दूसरे के साथ भी रिलेट कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि पहले मोल से निकालो फिर यहां पुट करो, नहीं, आप इन दोनों को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, डायरेक्ट ये है कि आपने मोल्स देखा W/M है, आपने मोल्स देखा N/Na है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल करके कर सकते हो। यानी कि मास देता है एटम पूछता है या मॉलिक्यूल देता है तो मास पूछता है, तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अब इससे आगे बढ़ें तो नेक्स्ट कंडीशन आती है मोल्स की, सुन लीजिए क्या, तीसरी फॉर्म आती है। ये तीसरी फॉर्म होती है ओनली फॉर गैस और एट एनटीपी या एसटीपी पर, एनटीपी या एसटीपी पर, गैस पर आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी। याद रखना एनसीईआरटी ने एनटीपी और एसटीपी को सेम माना, तो हम एनटीपी और एसटीपी को सेम मानेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो अगर कोई गैस है और उसका एनटीपी या एसटीपी पर यूज कर रहे हो तो अब आप क्या कर सकते हो, अब मोल कॉन्सेप्ट लगा सकते हो और नंबर ऑफ मोल्स यहां से भी निकाल सकते हो, लेकिन गैस के लिए आएंगे। और क्या फॉर्मूला होगा, यहां आपको ध्यान रखना है, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, इसको आपको डिवाइड करना है 22.4 लीटर से। फिर कह रहा हूं देखो, एनटीपी एसटीपी पर ये वैल्यू अलग अलग होती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपको सिर्फ एक ही वैल्यू यूज करनी, और यहाँ गिवन वॉल्यूम को V से। तो इसका मतलब अगर मैं वॉल्यूम देकर मोल्स पूछता हूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, या मोल्स देकर वॉल्यूम पूछता हूं तो वॉल्यूम कैसे निकलेंगे, मोल्स इंटू 22.4 लीटर्स। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है, ये सिर्फ गैस के लिए वैलिड है। और इसको आप इक्वल कर सकते हो पीछे वाले फॉर्मूलों के भी, लेकिन गैस पर ये वैलिड होगा। क्या था, मोल्स थे मास अपॉन मोलर मास और N/Na, और अब आ जाएगा V/22.4 लीटर। लेकिन याद रखना, फिर बोल रहा हूं मैं, ये एनटीपी या एसटीपी पर ही अप्लाई होगा और गैस के लिए होगा। अगर एनटीपी या एसटीपी से अलग आ जाए, यानी कि ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है, फोर्थ कंडीशन, कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर एनटीपी से डिफरेंट है, तब आपको क्या करना है, तो उस केस में आपको याद रखना है, आपको यूज करनी है आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। आप इससे न्यूमेरिकल करोगे और इस प्रॉब्लम से
आपको, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट इसका यूज कीजिए। यहां याद रखना है प्रेशर आपको एटीएम में लेना है, वॉल्यूम आपको लीटर में लेनी, और ये मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या कंडीशन बची, ये टी, ये इन केल्विन लेना, ये केल्विन में लेना है, ध्यान रखें। आर की यहाँ क्या वैल्यू यूज करोगे, देखो अभी मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, आर के सामने जो है एटीएम लीटर है, तो एटीएम लीटर वाली यानी कि 0.0821 या 0.0831, इन दो में से कोई से भी वैल्यू आप यूज कर सकते हो। ये एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल है, और दूसरी वैल्यू बार लीटर पर केल्विन पर मोल है। तो ये आपको देखनी है आपको कौन सी वैल्यू की जरूरत है, तो वहां प्रॉब्लम, जैसे ये एटीएम या बार में भी ले सकते हो, लेकिन याद रखना फिर स्पेशली बोल दूं, ये तब लगेगा जब एनटीपी एसटीपी नहीं, एनटीपी एसटीपी है तो ऊपर वाला, ये बिल्कुल अलग है, इसका मोल कॉन्सेप्ट से लिंक मत कीजिए, अलग से सोल्व कीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें कभी कभी प्रेशर ऑफ गैस प्योर नहीं देता, यानी कि वो एक्वस टेंशन दे सकता है। अगर वो एक्वस टेंशन देता है तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस आप कैसे निकालोगे, तो गिवन प्रेशर में से एक्वस टेंशन माइनस कर दे, याद रखना, गिवन प्रेशर में से एक्वस टेंशन माइनस कर देना। ये आपको तब लगना है जब न्यूमेरिकल में एक्वस टेंशन हो, ये स्पेशली मोस्ट गैस के लिए यूज होता है, यहाँ प्रेशर में ड्राई गैस का प्रेशर यूज होगा। तो ये थी कंडीशन मोल की, तो मोल की मैंने आपको फॉर्म समझा दी, आप कैसे करोगे। अब मैं एक चीज और कहता हूं, अगर अब आपको ये पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताइए, तो कैसे करेंगे, अगर, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताइए, जबकि मोल्स आपको दिए हैं, तो n इंटू एन इंटू एटोमिसिटी, ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ये ध्यान रखना। अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं तो टोटल नंबर ऑफ एटम, मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एटोमिसिटी। अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप कैसे करोगे, तो सुन लीजिए भाई, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये पूछे जाते हैं। तो आपको मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन स्पीसीज, एक स्पीसीज में कितने पार्टिकल हैं उसकी भी साथ में मल्टीपल करनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए भाई। यहां ये क्या कंडीशन आएगी ये आपको समझ में आ गया भाई। तो देखो मेरी बात सुन लीजिए, ये जो मैंने आपको कंडीशन समझाई, हाँ देखो, मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत ही टिपिकल टॉपिक है, अगर इसकी प्रॉब्लम करनी है तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और देखो मैं फिर जब प्रॉब्लम कराऊंगा बहुत आसान करके इनको समझाऊंगा। तो ये था टॉपिक, तो ध्यान रखना मोल कॉन्सेप्ट में जो आपको जरूरत पड़ेगी वो इनकी। इसके बाद बस मैं एक पॉइंट आपको समझा दूं, अगर कभी भी कोई लिक्विड देगा या कोई सॉलिड देगा तो उसका इससे यूज मत करना, तो वहां आपको डेंसिटी का यूज करना है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो उसका वॉल्यूम देगा तो आप मास निकाल लेना। कैसे निकलेगा मास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से। तो इस तरीके से ये लिक्विड और सॉलिड के लिए, किसके लिए, सॉलिड और लिक्विड के लिए। अब कंडीशन आती, अगर कोई सॉल्यूशन दे तो सॉल्यूशन के डायरेक्ट मोल्स निकाल सकते हो। सॉल्यूशन के मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, ये मोलारिटी का फॉर्मूला लगाकर कर सकते हो, ये ध्यान रखना, ये फॉर सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन आपको पता हो, यहाँ सारी फॉर्म आ चुकी है, मोल कॉन्सेप्ट की डिटेल स्टडी आ चुकी है। चलिए अब प्रॉब्लम करते हैं, और प्रॉब्लम करते हुए सभी बच्चे ध्यान रखना, देखो मैं बार बार आपको समझाना चाहूंगा कि यहाँ कैसे कर रहे हैं, तो उसे बहुत ध्यान देना। कुछ प्रॉब्लम हम इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करते हैं, समझ में तो आया ना। देखो क्या करना है मोल में, फिर कह रहा हूं मैं, मोल में कुछ नहीं है, मोल में अगर हमें मास दिया जाता है तो ये फॉर्मूला लगेगा W/m, या अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जाते हैं तो ये फॉर्मूला, और अगर हमें वॉल्यूम दिया जाता है और स्पेशली एनटीपी एसटीपी पर ये, और अगर गैस का एनटीपी एसटीपी से अलग दिया जाता है तो आइडियल गैस इक्वेशन, ये चीज याद रखनी। तो चलिए अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं, कुछ प्रॉब्लम करके देखते हैं। तो देखिए पहली प्रॉब्लम आपके सामने ये है, क्या कहता है जरा देखिए, हम इसे थोड़ा फास्ट प्रोसेस से करके देखें। क्या कहा इस प्रॉब्लम में, अगर हम पढ़ते कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी ऑक्युपाइड बाय, वॉल्यूम पूछा है,
तो आप बताइए भाई, बहुत आसान तरीके से मैं यहां लिख के बताऊं आपको, आप फॉर्मूला कैसे यूज करें। अब मोल्स की 3 फॉर्म याद रखिए। कौन कौन सी है भाई? मोल्स की मास अपॉन मोलर मास, N अपॉन Na, और तीसरा V अपॉन 22.4। अब आपसे यहां क्या पूछा है? आपसे वॉल्यूम पूछा है, और वॉल्यूम एसटीपी का पूछा है। ध्यान से सुन लीजिए, वॉल्यूम एसटीपी का पूछा है। तो आप क्या करोगे? अब आपको ध्यान रखना है, जैसे पहले पार्ट में क्या दिया है? मास दिया है, तो इस मास वाले पार्ट को और इसको इक्वल कर दो। देखो, मास अपॉन मोलर मास V अपॉन 22.4 सोल्व हो गया। मास कितना है नाइट्रोजन का? 14। मोलर मास नाइट्रोजन गैस का 28 इजिकल टू V अपॉन 22.4 लीटर। इससे आपका आंसर V आ गया। कितना आएगा? 11.2 लीटर। ये आपको ध्यान रखना, देख लो। अब ये क्यों किया मैंने? मास दिया था, वॉल्यूम पूछा था, तो मास और वॉल्यूम वाले पार्ट इक्वल कर दिए। अब दूसरा पार्ट, अगर दूसरे पार्ट का हम सॉल्यूशन देखें, सेकंड पार्ट में आप देख सकते हो क्या दिया है? 1.5 मोल ऑफ CO2। तो मोल्स दिए हैं, तो इस मोल्स को डायरेक्ट किसके इक्वल रखोगे? वॉल्यूम के। तो मोल्स को वॉल्यूम वाले पार्ट के, तो मोल्स इज इक्वल टू V अपॉन 22.4। अब बताइए भाई, तो कितना आया वॉल्यूम? वॉल्यूम आया ये 22.4, और मोल्स कितने थे? 1.5। मल्टीपल कर लोगे, कितना आ रहा है? 33.6 लीटर्स। तो देखो, हार्ड नहीं है, देखो क्या दिया है और क्या आपको निकालना है। तीसरे पार्ट में इतने मॉलिक्यूल्स दिए हैं। अब मॉलिक्यूल्स वाला पार्ट आप देखो, अगर आप यहाँ मॉलिक्यूल्स वाला पार्ट देखो, तो मॉलिक्यूल्स कहाँ हैं? मॉलिक्यूल्स यहाँ है, और वॉल्यूम पूछा है, तो इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, तीसरा पार्ट हो जाएगा। तो N अपॉन Na करिए, क्या हुआ? V अपॉन 22.4। याद रखना ये लीटर में, N कितना है? Na, देखो यहाँ इसमें वैल्यू लिख रहा हूं मैं, कितना है N? 10 की पावर 21 अपॉन 10 की पावर 21, और नीचे कितना है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, एवोगैड्रो नंबर। ऊपर वॉल्यूम हमें निकालना है, और 22.4। बताओ भाई, कर सकते हो कैलकुलेशन? यहां से वॉल्यूम आ जाएगा या नहीं? बोलो, इतने लीटर आंसर आ जाएगा। ये आप कर लेना भाई कैलकुलेशन में, इसे बीच में छोड़ रहा हूं, थोड़ा टाइम बचाना चाह रहे हैं और कुछ। तो देखो, ये न्यूमेरिकल हार्ड नहीं था अगर आपने ध्यान दिया हो। भाई मास दिया है, वॉल्यूम पूछा है, मास को और वॉल्यूम वाले पार्ट को इक्वल रख दिया। मोल्स दिए है, वॉल्यूम पूछा है, मोल्स और वॉल्यूम वाले पार्ट को इक्वल रख दिया। मॉलिक्यूल दिए हैं, और क्या पूछा है? मॉलिक्यूल दिए, वॉल्यूम पूछा है, तो उनको इक्वल कर दिया। बहुत आसान है, हार्ड नहीं। आया समझ में? देखो, तो जरा ध्यान रखना सभी बच्चे, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है सुन लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम को फिर ध्यान से पढ़िए। देखो इस प्रॉब्लम में क्या कहता है। इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें, इसने कहा व्हाट इज द मास। मास पूछा है, क्या दिया है? मोल्स दिए हैं, यहां भी मोल्स, यहां भी मोल्स। तो यहां कौन सा पार्ट लगाओ? मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, सारे हो जाएंगे। देखो, तो जैसे पहले पार्ट का हम सॉल्यूशन करेंगे, फर्स्ट ए के फर्स्ट का सॉल्यूशन, तो यहाँ मास पूछा है, मास ये है, तो मास किसके इक्वल है? मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स कितने हैं? 1, और मोलर मास वाटर का 18, तो 18 ग्राम। दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में अगर आप देखो क्या दिया है, देखो फिर मोल्स दिए हैं, मोल्स दिए हैं, मास पूछा है, मोल्स कितने हैं? 0.5। मोलर मास CO2 का 44, कितना आया? 22 ग्राम। तीसरा पार्ट देखो, तीसरे पार्ट में फिर पढ़िए क्या कहा है। देखो मास बताइए किसका? 2.5 मोल का, तो मास इज इक्वल टू 2.5 इंटू क्लोरीन का मोलर मास 71, मल्टीपल कर लेना इतने ग्राम, टाइम बचाना है थोड़ा सा। नेक्स्ट सुन लीजिए भाई, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कर रहा है आपसे? हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम। ध्यान से सुन लीजिए, एटम नहीं पूछे, मोल्स ऑफ एटम, मोल्स पूछे हैं। क्या दिया है? मास। तो यहां मोल्स पूछे हैं, मास ऊपर लिखा है। तो पहले पार्ट का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या करेंगे बोलो भाई? हाँ भाई, क्या करना है हमें? देखो यहां आपको क्या दिया है, फिर कह रहा हूं मैं, यहां आपको मास दिया है और मोल्स पूछे हैं। तो पहले पार्ट में मोल्स, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना लोगे? 9 ग्राम, और Al का एटॉमिक मास होता है 27, तो 9 अपॉन 27, 1/3 मोल्स। अब दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट में क्या दिया है? 0.8 ग्राम ऑफ आयरन। तो अगर हम सेकेंड पार्ट को सोल्व करें, तो सेकेंड पार्ट में देखो मोल्स इज इक्वल टू मास, मास से 0.8, मोलर मास Fe का 56 एटॉमिक मास। तो आप देख सकते हो, पॉइंट हटा लीजिए 0, 1/70, क्योंकि 8 से
7 टाइम्स और 0 आ जाएगा, इतने मोल्स। तो यहां मोल्स पूछे हैं आपसे, तो डायरेक्ट मोल्स। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है, बहुत आसान न्यूमेरिकल था, ध्यान से देखिए कौन सी फॉर्म की जरूरत है। अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, जरा देखो एक मिनट फिर सुनिए। अगर इस प्रॉब्लम को आप कर रहे हो तो इस प्रॉब्लम में आपसे क्या पूछा है? इस प्रॉब्लम में फिर देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है मास देकर, तो आपको बस मोल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर वाला पार्ट किसके इक्वल लिखना है? मास अपॉन मोलर मास। बस ये मास दिया है, मोल्स मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, तो मॉलिक्यूल्स निकालने एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 और यहाँ क्या होगा? मास 22, मोलर मास 44। तो बस आप इसे इधर ला सकते हो, एन की वैल्यू निकाल सकते हो 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स आ जाए। तो हार्ड प्रॉब्लम नहीं है, अगर ध्यान से देखें मास दिया था, मॉलिक्यूल पूछे हैं, दोनों को इक्वल कीजिए, सोल्व कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कहता है? जरा अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मानता हूं मैं इसको। क्या कहा जरा देखो, ध्यान से पढ़िए इस प्रॉब्लम को। इसमें कहा कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ, क्या कहता है? Calculate the mass of CO2 which contains the same number of molecule H are contained in 40 ग्राम of oxygen। यानी कि ये कहता है कि जितने मॉलिक्यूल्स किसके हैं? CO2 के, उतने ही मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के हैं। अब ये बताइए कि CO2 का कितना मास चाहिए? तो देखो जब मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं, आपने पढ़ा है जब मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं तो उनके मोल्स इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि इसने क्या दिया है कि गिवन नंबर, ये क्या दिया है? गिवन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है मींस सेम मोल्स। ध्यान रख लेना भाई, क्या मतलब है? मींस सेम नंबर ऑफ मोल्स। अब जब सेम नंबर ऑफ मोल्स है तो दोनों के मोल्स इक्वल रख के सोल्व कर दो, यानी कि मोल्स ऑफ CO2 इक्वल कर दो मोल्स ऑफ O2। अब मोल्स ऑफ CO2 की जगह, क्योंकि मास की फॉर्म में है, मास ऑफ CO2 मोलर मास ऑफ CO2, ऐसे मास ऑफ O2 मोलर मास ऑफ O2। अब आपको क्या करना है? मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 आपसे पूछा है, चलिए निकाल लेंगे। मोलर मास ऑफ CO2, CO2 का मोलर मास 44 है और मास ऑफ O2 40 दिया है, मोलर मास 32। बस इससे सोल्व कर लेना, WCO2 आ जाएगा इतने ग्राम। ये ध्यान रखना। बताइए कोई प्रॉब्लम हो? क्योंकि उसने कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी ये, उसने कहा है कि जितने मॉलिक्यूल CO2 के हैं उतने ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं। जब मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं तो उनके मोल्स इक्वल होते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहां लगाइए, आराम से सोल्व हो जाएगा। समझ में आया? दोनों के मोल्स इक्वल किए, आराम से सोल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट कंडीशन, यानी कि नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? जरा ध्यान से सुनिए, इस टाइप की प्रॉब्लम काफी आ रही है। क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जरा सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो अब देखो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे हैं। अभी आपको याद हो, मैं आपको यहाँ समझा रहा था, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपसे पूछे जाएं, मोल्स निकालिए एवोगैड्रो और नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन स्पीसीज, एक स्पीसीज में कितने पार्टिकल हैं वो भी आपको निकालने। तो अब अगर हम इस कंडीशन को यहाँ अप्लाई करें, देखो मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल एक स्पीसीज में, फिर मल्टीपल कर देंगे। तो देखो क्या करना है हमें यहाँ। सबसे पहले जैसे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान देना, तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, जिसे हम N कहते हैं, कैसे निकलेगा? मास अपॉन मोलर मास। मास है 1.4, मोलर मास है 28। कितना आया भाई बोलो? पॉइंट हटा लें 0, तो कितना आया? 1/20 मोल्स। तो इतने हमारे पास मोल्स आ गए। अब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ N2, वन मॉलिक्यूल ऑफ N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप सभी को पता है नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, N2 में कितने होंगे बोलो? नाइट्रोजन में 7 है, N2 में कितने होंगे? 40। तो 14 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो, वो फॉर्मूला लगाओ जो आपको बताया था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 14, एक के अंदर जो है मोल्स कितने थे? 1/20।
एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 14 मल्टीपल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा इतने इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया भाई? हार्ड तो नहीं है, हमने पहले मोल्स निकाले N2 के, फिर हमने निकाला एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है और फिर इनकी मल्टीपल कर दी एवोगैड्रो नंबर से, इससे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो देखो हार्ड प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप करना चाहो आराम से कर सकते हो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें समझनी। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? देखो ये कहता है द मास ऑफ 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए डाइएटॉमिक गैस एट 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर इज 1 ग्राम। देखो अब यहां थोड़ा सा समझना इसे, इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं जबकि ऐसा कुछ है नहीं। देखो भाई क्या है, इसने कहा इतनी ml डाइएटॉमिक गैस है और उसका इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर है। जानते हो ये इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर होता है एनटीपी या एसटीपी। एनटीपी है एसटीपी, वैसे तो एनटीपी है ये सही, लेकिन एनटीपी एसटीपी हम सेम मानते हैं क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और आपको पता है इस कंडीशन से आप आराम से इसे सोल्व कर दोगे। कैसे करोगे? इसने कहा है इतने ml में, तो ये एसटीपी पे वॉल्यूम दिया है और मास उसका 1 ग्राम दिया है, तो आप मोलर मास निकाल लो। कैसे करेंगे? तो आप मास और वॉल्यूम वाला पार्ट इक्वल कर दो। देखो कैसे, हमने मास और वॉल्यूम वाला पार्ट इक्वल कर दिया क्योंकि एसटीपी है तो अप्लाई हो जाएगा। मास उसने दिया है 1 ग्राम, मोलर मास हमें निकालना है, वॉल्यूम कितना दिया है 350 ml। आपको लीटर बना के लिखना है क्योंकि नीचे लीटर है ऊपर भी लीटर, 0.35 लीटर और ये 22.4, इतने लीटर ये है और इतने लीटर ये है। अब यहां से मोलर मास आ जाएगा, बोलो तो मोलर मास उल्टा कर दीजिए इसे, कितना आ रहा है 22.4 अपॉन 0.35, इतने ये आ जाएगा। अगर हम डिवाइड करें तो यहां से मोलर मास आ जाएगा। ये मोलर मास कौन सा मास होगा? ध्यान सुनना भाई जरा, ये मोलर मास कौन सा मास होगा? तो ये 22.4 डिवाइड बाई 0.35, वैल्यू आ रही है इसकी 64, वैल्यू आई इसकी 64। तो 64 क्या है? ये मोलर मास है, ये ध्यान रखना। किसका? डाई एटॉमिक गैस का। तो 1 एटम का मास कितना होगा? तो अब हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर मोलर मास ऑफ डाई एटॉमिक गैस कितना है भाई? डाई एटॉमिक गैस कितना है मोलर मास? तो मोलर मास है 64। अब अगर एक एटम का मास पूछे, एक एटम का कितना होगा? आधा। तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कितना लिखेंगे भाई? एटॉमिक मास 64 अपॉन 2, इट मींस 32। तो 32 यू है एक एटम का, लेकिन ये नहीं, ये तो एटॉमिक मास है। उसने कहा है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम। अब 1 एटम का कैसे करते हैं? तो ये आपका एटॉमिक मास आया, एक एटम का मास पूछा है, तो आपको क्या करना है? अब आपको एक बार यहां चाहे तो मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला लगा दो, चाहे यूनिटी मेथड से डायरेक्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बोलो, आप लिख सकते हो। देखो ये ध्यान से सुन लीजिए, ये 32u का मतलब क्या है? अगर u को हटा के ग्राम बनाने हो तो वहां आप डायरेक्ट एक रिलेशन अप्लाई कर सकते हो, चाहे तो उस रिलेशन का, चाहे मोल कॉन्सेप्ट का। बेस्ट रहेगा मोल कॉन्सेप्ट का। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? मास अपॉन एटॉमिक मास n अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये लगाना है। ये किसके लिए है? 4 एटम। वो था 4 मॉलिक्यूल, ये था 4 मॉलिक्यूल एट एसटीपी, मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी पर था। अब आप किसके लिए लगाओगे? 4 एटम। अब एटम के लिए, अब देखो एटम का मास आपको निकालना है। एटॉमिक मास आया 32, नंबर ऑफ एटम एक के लिए पूछा है, एक एटम का पूछा है, और एवोगैड्रो आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बस डब्ल्यू आप कर सकते हो 32 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लेना, एक एटम का मास है। देखो ये इतना हार्ड नहीं है, लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, यहां डायटोमिक गैस दी थी, एसटीपी की कंडीशन, इतना वॉल्यूम था, तो पहले हमने मॉलिक्यूल यानी कि मॉलिक्यूल्स का मतलब है गैस के लिए उसका मोलर मास निकाल लिया, 64 आया। अब 64 से हमने एटॉमिक मास, अब एटॉमिक मास में एक एटम का मास पूछा है उस बेस पे। समझ में आया? देखो ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम मेन होती हैं, इन्हें हमें अच्छी तरीके से करना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन आती है, ये आपसे प्रॉब्लम पूछी,
इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें कैसे करेंगे भाई, देखिए अगर आप ध्यान दो, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 18 ml ऑफ वाटर, वाटर इज ए लिक्विड, वाटर इज ए लिक्विड, तो लिक्विड के केस में मैंने आपको बताया था क्या लगेगा, मास निकालो पहले, मास ऑफ वाटर, जैसे ही वाटर का मास निकालेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम है 18 ml और डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, तो वैल्यू आ गई 18 ग्राम। अब इसके मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे, मोल्स ऑफ वाटर है, तो मोल्स ऑफ वाटर निकालें 18/18 1 मोल आ गया, तो 1 मोल हमारे पास वाटर है। अब वो क्या कहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मोल्स हमारे पास एक है वाटर के, एक मोल में यानी कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आपको वो तरीका पीछे बता चुका हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। नंबर ऑफ क्या है बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन 1 H2O मॉलिक्यूल, एक H2O मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, देखो आप सभी बच्चों को पता है हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, और 2 एटम है तो 1 × 2, और ऑक्सीजन में 8, तो टोटल 10 है। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए, वही फॉर्मूला यूज होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का या पार्टिकल्स का n × Na, और एक में है 10, तो देखो n है 1, Na है 6.022 × 10 की पावर 23 इंटू 10, आंसर आ गया 6.022 × 10 की पावर 24। ऐसा आंसर कौन सा है, सी। देखो मैं थोड़ा सा स्पीड से इस वजह से करा रहा हूं, कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये कंडीशन भी नहीं सोचने की मिल रही, तो इस वजह से थोड़ा सा कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 18 ml ऑफ वाटर पूछा है, वाटर इज ए लिक्विड, और लिक्विड के लिए आपको क्या करना है, पहले मास, फिर मास से मोल्स निकाले, और एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, मल्टीपल किया, आंसर आ गया। एक और नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम है, सुन लीजिए क्या लास्ट प्रॉब्लम है, ये क्या कहता है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। लास्ट प्रॉब्लम ये हमें करनी है आज की, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग, आपसे कहता है सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस में है। अरे सीधा से सुनो, मॉलिक्यूल्स वहां ज्यादा होंगे जहां मोल्स ज्यादा होंगे, मोल्स निकालो, इसके मोल्स कैसे हैं, डायरेक्ट करो, मोल्स है मास अपॉन मोलर मास, तो 1 है इसका। इसके सोचो मोल्स, मोल्स कितना है, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास O2 का 32 1.5 है। यहां सोचो इसके मोल्स, मोल्स कितने हैं, मास अपॉन मोलर मास 4 आए। इसके मोल्स देखो, मोल्स कितने हैं, मोलर मास अपॉन मोलर मास 1 आया। अब बताइए सबसे ज्यादा मोल्स किस में है, सी में, तो आंसर आ गया इसका सी, यानी कि 8 ग्राम H2 में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसी काफी प्रॉब्लम आपसे पूछी जाती है, ये ध्यान। तो ये थी हमारी कुछ मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, तो मैंने आपको ये कराई है भाई। देखो आप सभी बच्चों से ये कहना है, जैसे मैंने आपको ये 3 टॉपिक बहुत तेजी से रिवाइज कराए, ऐसे ही अब हम इसके आगे वाले पार्ट को करेंगे, यानी कि जो 2 क्लास और होंगी इसकी, ये ध्यान रखना। आप सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूं, देखो अगर आप ध्यान से इन प्रॉब्लम को कर लो जो मैं आपको करा रहा हूं, और जो टर्म्स आपसे जहां जैसे याद करने के लिए कह रहा हूं उसे याद कर लो, तो ध्यान दीजिए आपके बहुत अच्छा स्कोर आएगा मिड टर्म में। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में इसी टाइप की प्रॉब्लम आती है जैसी आपके सामने मैं सोल्व कर रहा हूं। तो सभी बच्चे इन्हें थोड़ा सा ध्यान से करना, ये ध्यान से सुन लीजिए। और आप सभी से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखो आपको जो मिड टर्म में एग्जाम में चैप्टर आने हैं, मैं मोस्ट ऑफ द चैप्टर की फास्ट रिवीजन इसी टाइप से मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू।